Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about harmonic function, corresponding conjugate and level curves. हार्मोनिक फंक्शन जो है किसी भी एनालिटिक फंक्शन के जो दो पार्ट्स होते हैं, रियल यू एक्स वाई या इमेजिनरी वी एक्स वाई, ये दोनों चूँकि रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, इन दोनों को आप हार्मोनिक तब कहेंगे जब इन दोनों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, और फिर ये लैप्लास इक्वेशन जो है ये भी सेटिस्फाई हो तो आप इस रियल वैल्यूड फंक्शन को कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट है कि अगर आपको किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, मसलन ये u अगर आपको गिवन हो तो आप सी आर इक्वेशन का यूज़ करते हुए v फाइंड कर सकते हैं, और अगर v गिवन हो तो सी आर इक्वेशन के यूज़ से आप u फाइंड कर सकते हैं। एक आपको गिवन होगा, दूसरा आप फाइंड कर लेंगे, तो फिर उससे आप क्या कर पाएंगे, ओरिजिनल फंक्शन जो एफ ऑफ जी इक्वल यू प्लस योटा वी है वो आप जनरेट कर लिया करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है, यू एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इस रियल पार्ट को यूज़ करते हुए आप ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करें जिसका ये रियल पार्ट था। यानी ओरिजिनल फंक्शन आपको तब मिलेगा जब आप इस रियल पार्ट को यूज़ करते हुए सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल करें और आप पहले v को फाइंड करें। जब u और v दोनों आपको मिल जाएंगे तो फिर आप इस तरह से f ऑफ g को फाइंड कर लेंगे। तो u चूँकि आपको गिवन है तो आप क्या करें, इसको पार्शली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफरेंशिएट किया तो मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मिला 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3। अब चूंकि ये रियल पार्ट था किसी एनालिटिक फंक्शन का, तो एनालिटिक फंक्शन में हमें पता है कि सी आर इक्वेशन जो है वो ऑलवेज होल्ड करती हैं। तो फिर यहाँ पे सी आर इक्वेशन का यूज़ करें तो पार्शियल u बाई पार्शियल x मुझे पता है कि पार्शियल v बाई पार्शियल y के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3 जो कि पार्शियल u बाई पार्शियल x के इक्वल था, ये सी आर इक्वेशन के यूज़ से किसके इक्वल हो गया, पार्शियल v बाई पार्शियल y, क्योंकि एक सी आर इक्वेशन आपके पास होती है पार्शियल u बाई पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y। इसको फिर मैंने इसके इक्वल लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, ये चूँकि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v है विद रिस्पेक्ट टू y, मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये चूँकि 3x स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y मुझे मिलेगी 3x स्क्वायर y माइनस ये टर्म जो है ये फंक्शन ऑफ y है, तो इसकी इंटीग्रेशन मुझे मिलेगी माइनस वाई क्यूब, यानी 3y क्यूब बाई 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, y क्यूब रह जाएगा प्लस 3y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूँकि v जो है ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो अगर आप इसको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हों तो जो वेरिएबल अब्सेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में आपने एक फंक्शन लिखना होता है एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे अगर आप सिंगल वेरिएबल फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिखते हैं c, लेकिन जब आप 2 वेरिएबल को करेंगे तो आप उसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है एक फंक्शन लिखेंगे उस वेरिएबल का जो वेरिएबल अब्सेंट होगा। मसलन आपने इसे किया y के रिस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा वो फंक्शन ऑफ x होगा जिसको मैंने g ऑफ x लिख लिया। अब मुझे ये v तब मिलेगा जब मुझे ये g ऑफ x जो अननोन है ये नाउन हो जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे मिलेगा 6xy प्लस ये दोनों टर्म चूँकि वेरिएबल y में है तो इनका डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। तो ये चूँकि फंक्शन ऑफ x है लेकिन है अननोन,
इसका डेरिवेटिव जो है उसको हम फिर लिख लेंगे जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स मुझे मिलेगा 6xy प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। ये अब दूसरी सी आर इक्वेशन, वो सी आर इक्वेशन मुझे पता है कि पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स जो है ये इक्वल होता है माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के। तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख लिया। अब क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी फिर इसके इक्वल हुआ, तो इसे मैं फिर लिख सकता हूँ पार्शियल यू बी पार्शियल वाई इक्वल टू ये माइनस मैंने इन दोनों के साथ शिफ्ट कर दी, तो ये दोनों नेगेटिव आपको टर्म्स मिल गई। अब इक्वेशन 1 मुझे पता है, ये है जो हमें रियल पार्ट गिवन था। मेरे पास पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई जो है वो फाइंड हो चुका है। इस u को मैं क्या करता हूँ, पार्शियल u बाई पार्शियल वाई इसकी हेल्प से भी मैं फाइंड करता हूँ, यानी इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 मिला, इसका माइनस 6xy और ये भी 0 ये भी 0। तो एक मेरे पास पार्शियल यू बी पार्शियल वाई ये मिला हुआ है, एक मैंने अभी फाइंड कर लिया ये। इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा नंबर 3 और नंबर 4 का, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस 6xy प्लस जी प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस 6xy। क्योंकि एक एक साइड इनकी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, तो वो राइट साइड हमने लिख ली। अब इधर भी माइनस 6xy है, इधर भी माइनस 6xy है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा माइनस जी प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 या जी प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जी ऑफ x आपको मिल जाएगा c के इक्वल, यानी कोई कांस्टेंट। ये क्योंकि सिंगल वेरिएबल है जी ऑफ x जो है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा। इसको आप नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नंबर 2 वही जहाँ हमने बात की थी कि जब हमें ये जी ऑफ एक्स फाइंड हो जाएगा तो हमें v मिल जाएगा। तो जी ऑफ एक्स अब हमने c के इक्वल फाइंड कर लिया, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी एक्स वाई हमें मिलेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 3y प्लस c। ये हमें वो मिल गया। अब u हमारे पास गिवन था, v हमने फाइंड कर लिया, तो f ऑफ z हमने लिखा u प्लस अयोटा v। u की टर्म ये सारी लिखी प्लस एओटा और v की टर्म ये लिख ली जो अभी हमने फाइंड की है। इनको अब हमने टर्म वाइज अलग अलग कर लिया, ये वही मैंने स्टेप लिखा है। इसमें से x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, यहाँ से मैंने अयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस अयोटा वाई क्यूब ये अलग कर ली, 3x और प्लस 3 अयोटा वाई 1 प्लस अयोटा c, टर्म वाइज इनको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ देखें ये x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने ये लिख लिया 3x स्क्वायर अयोटा वाई, इसको हमने लिख लिया प्लस 3x अयोटा वाई स्क्वायर, यानी अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो मुझे दोबारा से माइनस 3x वाई स्क्वायर ही मिलेगा। इसी तरह से इसको भी मैं लिख सकता हूँ अयोटा वाई क्यूब। अयोटा क्यूब आपको पता है कि माइनस अयोटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस अयोटा वाई क्यूब ही बनेगा। ये चार टर्म मैंने अलग कर ली, उनके बाद ये दो हमने अलग लिख ली, इन दोनों में 3 कॉमन था तो x प्लस अयोटा वाई और ये 1 प्लस अयोटा सी अलग लिख लिया। अब ये जो है ये मेरे पास बन गया एक फार्मूला, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और y की जगह आपको पता है यहाँ अयोटा वाई यूज़ हो रहा है, तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ x प्लस अयोटा वाई क्यूब। ठीक है, इन चारों टर्म्स को मिला के उसके बाद प्लस 3x प्लस अयोटा वाई प्लस 1 प्लस अयोटा सी। अब x प्लस अयोटा वाई इन जनरल हम इसको एक कम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल लिखते हैं, तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ z क्यूब प्लस 3z प्लस 1 प्लस अयोटा सी को मैं सम कांस्टेंट लिख लेता हूँ। तो ये मुझे वो फंक्शन मिल गया f ऑफ z जिसका रियल पार्ट आपको गिवन था। आपने क्या किया, उसकी हेल्प से उसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड किया और फिर ओरिजिनल फंक्शन जो है वो फाइंड कर लिया। अब इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है जिससे आप रियल या इमेजिनरी पार्ट से
ये वर्किंग रूल यूज़ करते हुए आप ओरिजिनल फंक्शन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये आपको u गिवन है जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब क्या करेंगे, इस u को विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को z के साथ रिप्लेस कर देंगे और y को 0 के साथ। तो आपको ux z 0 और uy z 0 मिल जाएगा। उसके बाद आप ये फार्मूला लगाएंगे f प्राइम z इक्वल ux z 0 माइनस योटा uy z 0। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को चूँकि हमने इसे सॉल्व किया तो हम कंपैरिजन के लिए इसी प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो u मुझे गिवन था, मुझे करना क्या है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y सिर्फ पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर लेता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये मुझे इसका डेरिवेटिव मिला। अब मुझे क्या करना है, x को z से y को 0 से रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा 3z स्क्वायर, ये 0 और ये टर्म रह जाएगी, यानी दो टर्म सर्वाइव करेंगी, 3z स्क्वायर प्लस 3। फिर इसको मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो पार्शली डिफरेंशिएट किया। तो विद रिस्पेक्ट टू y मुझे इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा वो -6xy मिलेगा। इसमें जब मैंने x को z और y को 0 रखा तो ये मुझे मिल गया 0। अब मुझे ये फार्मूला लिखना है, ये लिखा f प्राइम z इक्वल ux z 0 माइनस योटा uy z 0। इसके लिए मेरे पास टर्म्स हैं और ये तो वैसे ही 0 मिला हुआ है। तो f प्राइम z मुझे मिल गया 3z स्क्वायर प्लस 3। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू z तो इसका इंटेग्रल मुझे मिलेगा z क्यूब, इसका प्लस 3z प्लस सम कांस्टेंट। तो ये देखें, ये जो अभी हमने फाइंड किया है और ये वाला जो हमने पहले फाइंड किया वह दोनों सेम मिल गए। तो ये मेरे ख्याल में ये बेटर रहेगा जब आपको रियल या इमेजिनरी पार्ट से ओरिजिनल फंक्शन को जनरेट करना होगा। ओके, अब हमने ये देखना है कि जो हार्मोनिक फंक्शन होता है उस पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती है। यानी मसलन u आपको गिवन है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट, तो उसको आपने चेक करना है कि ये हार्मोनिक है। अगर वो हार्मोनिक हुआ तो पार्शियल स्क्वायर u भी पार्शियल z प्राइम जो है वो लाजमी तौर पे 0 के इक्वल होगा। अगर वो हार्मोनिक ना हुआ तो फिर ये इक्वेशन उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, ये 0 के इक्वल नहीं आएगी, नॉन ज़ीरो नंबर आपको को मिलेगा उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हार्मोनिक है तो फिर हम इसको प्रूव करेंगे। ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू z और z बार ये 0 के इक्वल आएगा। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि जो हार्मोनिक फंक्शन होता है उस पर लैप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती है। तो चूँकि ये हार्मोनिक है, हमने तो ये प्रूव करना है हार्मोनिक के लिए, इसका मतलब क्या है कि इस पे लैप्लास इक्वेशन लाजमी सेटिस्फाई हो रही है। अब एक कम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं इन जनरल z इक्वल x प्लस योटा वाई और उसका कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू x माइनस योटा वाई। इन दोनों का सम करें तो मुझे इसका रियल पार्ट जो है इस कम्प्लेक्स नंबर का इन टर्म ऑफ z और z बार वो मिलेगा z प्लस z बार बाई 2। और अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो इमेजिनरी पार्ट आपको मिलेगा y इक्वल टू z माइनस z बार बाई 2 अयोटा। इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू z बार पार्शली डिफरेंशिएट करें तो आपको उसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 और इसको करें तो ये मिलेगा -1/2 अयोटा। इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे पहले नंबर पे क्या करना है, जो u मुझे गिवन है हार्मोनिक फंक्शन, इसको विद रिस्पेक्ट टू z बार पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो u के बारे में मैं जानता हूँ कि u जो है ये फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। तो किसी भी 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए हम उसका टोटल डेरिवेटिव इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि खुद ये फंक्शन ऑफ x एंड y है, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z बार, तो फिर इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा पार्शियल u बाई पार्शियल x जो इसमें फर्स्ट वेरिएबल था, और पार्शियल x बाई पार्शियल z बार प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y और पार्शियल y बाई पार्शियल z बार। ये चेन रूल लगा के जो है इसका हमने क्या किया, टोटल डेरिवेटिव लिखा। अब इसमें पार्शियल x बाई पार्शियल z बार आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/2, वो लिख लिया,
और साथ पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, ऐसे ही माइनस कहाँ से आई, ये जो पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी बार है, आपने वाई को विद रिस्पेक्ट टू जी बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको इसका डेरिवेटिव मिलना है -1/2 एयोटा, वो लिखा है यहाँ पे, इस वजह से ये माइनस आई, और साथ रह गया पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। जी बार के रिस्पेक्ट में तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, इसी को, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल जी बार। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम पार्शियल यू बाई पार्शियल जी बार को विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो मैंने ये लिखा, पार्शियल भी पार्शियल जी पार्शियल यू बाई पार्शियल जी बार इक्वल टू, और पार्शियल यू बाई पार्शियल जी बार तो ये मिला था हमें, इन दोनों में देखें अगर इनको हम टर्म वाइज जो है डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू जी, तो हम इसको लिख सकेंगे 1/2 पार्शियल भी पार्शियल जी और पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, -1/2 एयोटा पार्शियल भी पार्शियल जी पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। अब दोबारा से जैसे हमने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव इसका फाइंड किया, यानी टोटल डेरिवेटिव लिखा था, यहाँ भी हम टोटल डेरिवेटिव ही लिखेंगे, क्योंकि u जो है ये फंक्शन ऑफ x एंड y है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसके लिए अलग से आपको दो टर्म्स मिलेंगी और इसके लिए अलग से मिलेंगी। ये अभी मैंने यही लिखा, इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, 1/2 ये लिखा, अब इसको मैं लिख रहा हूँ पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर साथ पार्शियल एक्स बाई पार्शियल जी प्लस, इसको कर रहे हैं ना, इसको अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी। इसी तरह से -1/2 एयोटा, और इसको कर लेंगे पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई को, तो ये लिखा जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल एक्स बाई पार्शियल जी प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी। ये बिल्कुल जैसे हमने इसको किया ना, इसको मद्देनज़र रख के आप इसको लिख सकते हैं। अब देखें, इसको लिखा जा सकेगा फिर 1/2 पार्शियल एक्स बाई पार्शियल जी, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1/2, वो लिख लिया, पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी, ये मुझे मिलेगा 1/2 अयोटा, लेकिन मैंने इसे -2 लिखा है, इस वजह से क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रखना चाह रहा, तो जब डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करना है तो मुझे इसको -अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये मुझे मिल जाएगा -अयोटा/2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स प्लस, इसी तरह से इसको भी -1/2 अयोटा को जब मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो मुझे इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको भी -अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मैं अयोटा/2 लिख लूँगा। फिर पार्शियल एक्स में पार्शियल जी इसकी जगह पे 1/2 और पार्शियल वाई में पार्शियल जी इसकी जगह पे 1/2 अयोटा, ये इस वजह से क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 दिस माइनस अयोटा/4 ये प्लस अयोटा/4 ये, और अयोटा से कैंसिल 1/4 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म जो है ये तो होगी कैंसिल, ये दो रह गई, इन दोनों में 1/4 कॉमन किया, तो ये देखें ये आपके पास लैप्लास इक्वेशन बन गई। तो चूँकि u आपके पास हार्मोनिक था, तो हार्मोनिक के लिए लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर 0 के इक्वल आता है। तो आपके पास ये आ गई है ना लेफ़्ट साइड लैप्लास इक्वेशन की, तो इसको आप 0 के इक्वल लिख सकते हैं। जब इसको 0 लिखेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 0, ये क्या मिलेगा आपको 0। यानी जब भी आपको रियल या इमेजिनरी पार्ट किसी एनालिटिक फंक्शन का गिवन हो और वो हार्मोनिक हो, तो उसके लिए फिर आपके पास पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल जी बार जो है ये इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रही होगी ये इक्वेशन। नेक्स्ट लेवल कर्व। लेवल कर्व is a real valued function uxy defined in the domain D is given by the locus of a point xy। यानी u आपके पास एक रियल वैल्यूड 2 वेरिएबल फंक्शन है जो किसी डोमेन पे डिफाइंड है, और इससे जो आपको कर्व मिलेगी उस कर्व को आप लेवल कर्व तब कहेंगे
जब आप इसको ड्रा करें, यानी इससे आपको जो लोकस मिले, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनको आप इनमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपको जो रिज़ल्ट मिले वो कांस्टेंट मिले, सेम मिले। हर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से जब आपको रिज़ल्ट सेम मिले तो फिर उस कर्व को कहते हैं, जो इस फंक्शन से हासिल होगी, लेवल कर्व। ये फंक्शन आपका u भी हो सकता है या v भी हो सकता है। u को हमने अलग लिख लिया c के इक्वल, v को हमने अलग लिख लिया k के इक्वल। मसलन कहता है स्केच करें लेवल कर्व को। u जो है ये आपका किसी कांस्टेंट c1 के इक्वल है और v जो है ये किसी कांस्टेंट c2 के इक्वल है, जबकि फंक्शन आपका z स्केयर है जिसमें z जो है ये नॉन ज़ीरो है। तो f ऑफ z हमें पता है ये u प्लस योटा v के इक्वल होता है, जबकि ये z स्केयर गिवन है तो z x प्लस योटा y लिखा, z स्केयर है तो x प्लस योटा y का स्केयर, एक्सपेंड किया तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा। यहाँ से हमें uxy मिला x स्केयर माइनस वाई स्केयर और vxy जो है ये मिल गया 2xy। अब u जो है ये क्वेश्चन में गिवन है c1 के इक्वल, तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर को c1 रखा या c कह लें, इसे कोई कांस्टेंट ही रखना है हमने। इसी तरह से ये जो 2xy है इसको हमने एक दूसरा कांस्टेंट जैसे c2 है या मैंने k लिखा हुआ है उसके इक्वल रख लिया। तो ये जो है ये एक इक्वेशन है हाइपरबोला की। इसी तरह से ये इक्वेशन जो है ये भी हाइपरबोला की है। तो ये हमें दो जो हैं वो लेवल कर्व्स मिली इस फंक्शन से। इसी तरह से टू फैमिलीज ऑफ कर्व u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2, ये दो फैमिलीज हैं कर्व की। इनको आप कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। कब? इफ़ द कर्व्स इंटरसेक्ट, अगर ये कर्व इंटरसेक्ट कर रही हूँ एट राइट एंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों कर्व जहाँ जहाँ पे इनके पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट होंगे, वो राइट एंगल से इंटरसेक्ट हों, तो आप इन दोनों कर्व की जो फैमिलीज़ हैं उनको कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। मसलन u चूँकि हमें c1 के इक्वल है, हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। असल में ऑर्थोगोनल सिस्टम देखने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और हमें पता है कि ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए m1 m2 जो है इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो क्योंकि हम जब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोनों का जो डेरिवेटिव आएंगे उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद जिन भी फैमिलीज़ ऑफ कर्व के लिए हमने ये चेक करना होगा कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है या नहीं, उनके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देख लिया करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो हम कह देंगे कि ये दोनों ऑर्थोगोनल सिस्टम है, अगर नहीं होगी तो ऑर्थोगोनल सिस्टम नहीं होंगी। इस वजह से मैंने इसे क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब u जो है ये फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव वो लिखा जाएगा फिर पार्शियल u बाई पार्शियल x dx बाई dx। तो dx dx से कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y dy बाई dx, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और c1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ से मुझे dy बाई dx मिल जाएगा, जिसको मैं m1 कह लूँगा। ये टर्म जो है इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल x, और जब इसको मैं शिफ्ट करूँगा तो जो ये पहले से शिफ्ट होगी ये आके इसको डिवाइड करेगी। इसको मैं लिख लूँगा माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल x बाय पार्शियल u बाई पार्शियल y। इसी तरह से मैं v को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव जिसको मैं m2 कह लूँगा ये मुझे ये मिलेगा। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए जो है हमें पता है कि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो ये दोनों हमने लिख लिए। ये इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। इनमें से जो नामिनेटर में है वो हम इसी साइड पे रख लेंगे। डिनोमिनेटर में जो पार्शियल u बाई पार्शियल y और पार्शियल v बाई पार्शियल y आ रहा है, इन दोनों को मैं उठा के राइट साइड पे ले जाऊँगा। ये जाके -1 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएंगे। इन दोनों को उठा के जब मैं
लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो ये ऐड हो जाएंगे और इक्वल रह जाएगी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल। यानी जब भी आपने फैमिलीज ऑफ कर्व को देखना है कि ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, तो आपको ये इक्वेशन देखना होगी पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल वी बी पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बी पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वी बी पार्शियल वाई इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम इसको चेक करते हैं। ये एक आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जी यानी डब्ल्यू इक्वल टू 1/z। शो डैट द लेवल कर्व u इक्वल c1 v इक्वल c2 और ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। ये दोनों ऑर्थोगोनल सर्कल हैं विच पास थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से गुजरे हैं, एंड हैव देयर सेंटर और इनके सेंटर जो है वो x एक्सिस एंड y एक्सिस पे हैं। तो ये हमने वो w लिख लिया 1/z। इसको मैं क्या करता हूँ, z बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब नीचे आ रहा है z बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि हमने पढ़ी थी, z मॉड स्क्वायर लिखा जा सकता है, ऊपर z बार। अब z अगर मेरे पास x प्लस एयोटा y हो तो z बार को लिखा जा सकता है x माइनस एयोटा y, और z का मॉड जो है उसको लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर फिर इसके स्क्वायर रूट नहीं आएगा। इसमें से मैंने रियल और इमेजिनरी जो है दोनों को अलग अलग कर दिया, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एयोटा माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फंक्शन जो है वो तो मुझे पता है u प्लस एयोटा v के इक्वल होता है, तो u मुझे मिला फिर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v मिला मुझे माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि u जो है वो c1 के इक्वल है, तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने c1 के इक्वल रखा, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे मिला c1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। इससे मुझे ये इक्वेशन मिली। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर c1 से मैं डिवाइड कर दूँ तो माइनस 1/c1 x इक्वल टू 0, या मैं क्योंकि ये इसमें x आ रहा है तो इसको मैं इसके साथ मिलाता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/c1 x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म मुझे मिल गई, मुझे इनका स्क्वायर चाहिए, यानी ये y का स्क्वायर है, जो x की टर्म है इनको भी मैंने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो मुझे तीसरी टर्म जो है वो लिखनी है। तीसरी टर्म जो है वो मुझे मिलेगी 1/2c1 होल स्क्वायर। मैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको फिर क्या करूँगा, इधर भी ऐड करूँगा, राइट साइड पे भी ऐड करूँगा। जब मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया तो इन तीनों की हेल्प से मैं लिख पाऊँगा x माइनस 1/2c1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2c1 होल स्क्वायर। ये आपको पता है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें सेंटर जो है वो 1/2c1 और 0 है और रेडियस इसका 1/2c1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा था कि ये दोनों जो सर्कल हैं इनके सेंटर कहाँ पे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे है। तो ये देखें इसका सेंटर जो है ये कहाँ पे है, ये x एक्सिस पे है, क्योंकि इसमें x कंपोनेंट तो आपके पास है लेकिन y कंपोनेंट 0 है। तो आपको पता है जब भी किसी भी पॉइंट में y कंपोनेंट 0 हो तो वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे वाक़ होता है। तो ये आपको जो है सर्कल मिला, इसका सेंटर जो है वो x एक्सिस पे है। इसी तरह से अब हम v को लेते हैं। v हमारे पास है माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2, ये हमने लिखा इसे। उसी तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सारा प्रोसेस करने के बाद आपको ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगी और इसका सेंटर ये होगा 0 माइनस 1/2c2। अब इसमें देखें x कंपोनेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे है, लेकिन कहाँ पे है, ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, क्योंकि इसमें जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। रेडियस इसका जो है 1/2c2 है। अब क्योंकि u और v ये मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ, मुझे चेक करना था कि ये जो फंक्शन है इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, जो अभी मैंने ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए इक्वेशन प्रूव की है वो मुझे यहाँ पे चेक करनी है। यानी करना क्या, मुझे u और v को विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव जो है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x और y भी मैं फाइंड करता हूँ, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x और y फाइंड करता हूँ। ये मैंने वो चारों डेरिवेटिव इनके फाइंड कर दिए। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होना ज़रूरी होती है। पार्शियल u भी पार्शियल x पार्शियल v भी पार्शियल x प्लस पार्शियल u भी पार्शियल y पार्शियल v भी
पार्शियल वाई इक्वल टू 0। तो ये ऊपर मैं इनके डेरिवेटिव फाइंड कर चुका हूँ, इन डेरिवेटिव की मैं वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये और ये सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, जिस वजह से ये लेवल कर्व जो है ये ऑर्थोगोनल है। अब ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे काउंट किया है कि एफ ऑफ जी अगर एनालिटिक हो तो ये जो है ये रिजल्ट प्रूव करें। इसमें मुझे क्या चाहिए, वो जो आपके पास एनालिटिक फंक्शन है जी में उसका रियल पार्ट चाहिए सिर्फ। तो एफ ऑफ जी चूँकि हमें यू प्लस यूटा वी के इक्वल पता है, यू और वी दोनों जो है रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं, दोनों टू वेरिएबल फंक्शन एक्स एंड वाई में। तो मुझे यहाँ से सिर्फ रियल पार्ट एफ ऑफ जी चाहिए, तो मुझे यहाँ से सिर्फ यू को कलेक्ट करना है। तो इसका क्या करना है, मॉड और स्केयर लेना है, इसका मॉड और स्केयर लिया तो मुझे यू स्केयर ही मिला। अब इस पे मैंने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन ये अप्लाई करनी है डेरिवेटिव वाली, पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल वाई स्केयर, और रियल पार्ट एफ ऑफ जी मॉड स्केयर इक्वल टू ये लिखा मैंने, और इस सारे की जगह पे मैंने लिख लिया यू स्केयर। अब करना क्या, मुझे इस यू स्केयर पे पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल एक्स स्केयर और पार्शियल स्केयर बाई पार्शियल वाई स्केयर अप्लाई करना, यानी इसको मुझे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मुझे यू का फाइंड करना है। तो ये मैंने वो दोनों अप्लाई कर दिए इस पर। तो मैं एक एक करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पहले मैंने अलग कर लिया, और पार्शियल यू स्केयर बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल यू स्केयर बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, और इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 2u पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई 2u पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इक्वल टू, दोनों में से 2 मैंने कॉमन कर लिया, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। अब दोबारा से क्या करना है, मुझे इसको जो पैरेंथेसिस के अंदर है इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। तो ये चूँकि पार्शियल यू भी पार्शियल एक्स ये भी फंक्शन होगा और यू भी फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे तो पहले नंबर पे मैं यू को करूँगा, ये साथ ऐसे ही रहेगा, तो पार्शियल यू भी पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल यू भी पार्शियल एक्स ये लिखा गया, फिर यू ऐसे ही और पार्शियल स्केयर यू भी पार्शियल एक्स स्केयर ये लिख लिया। इसी तरह से इसको पार्शियल यू भी पार्शियल वाई और ये साथ ऐसे ही रहेगा, फिर इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा, यानी प्रोडक्ट रूल मुझे लगाना है, पार्शियल स्केयर यू भी पार्शियल वाई स्केयर ये लिख लिया। इनमें से इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स होल स्केयर, इसको पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई होल स्केयर, इन दोनों में से मुझे यू को कॉमन करना है, और पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल वाई स्केयर। अब क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसके दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो हार्मोनिक होते हैं। वो हार्मोनिक हैं तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जब लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो ये टर्म सारी की सारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं क्या लिख लूँगा, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लूँगा किसके इक्वल 2 इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स होल स्केयर प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई होल स्केयर। एज वी नो डैट मुझे ये पता है कि एनालिटिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये हमने सफिशेंट कंडीशन जो है एनालिटिक फंक्शन के लिए उसमें हमने ये चेक किया था, एफ प्राइम जी इक्वल पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स माइनस योटा पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। इसका जब मैं मॉड करता हूँ तो मुझे इन दोनों का मॉड करना क्या है, जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्केयर सम और स्केयर रूट लेना है, वो लिया। जब मैंने इसका स्केयर अप्लाई किया तो यहाँ से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास वही आ जाएगा जो ये मिला हुआ है मुझे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ये मुझे मिल जाएगा इसके 2 टाइम के इक्वल, और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब एक और यहाँ पे हमने प्रॉब्लम ली है, ये फंक्शन है, कहता है कि इसमें CR इक्वेशन को वेरीफाई किए बगैर आप बताएं कि ये एनालिटिक है या नहीं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, जस्ट हमें ये चेक करना है कि इसमें जी बार इन्वॉल्व होता है या नहीं। अगर इसमें जी बार इन्वॉल्व हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये नॉन एनालिटिक है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं। तो
एफ ऑफ जी मैंने ये लिखा, जी मुझे पता है एक्स प्लस योटा वाई होता है, जी बार एक्स माइनस योटा वाई, एक्स जो है इसको जी प्लस जी बार बाई 2 और वाई को जी माइनस जी बार बाई 2 अयोटा के को लिखा जा सकता है, इनको सम और इनका डिफरेंस ले लिया। दोबारा से मैंने ये फंक्शन लिखा, एक्स को मैंने इन टर्म ऑफ जी और जी बार की फॉर्म में लिखा, वाई को भी मैंने इन टर्म ऑफ जी और जी बार की फॉर्म में लिखा। एयोटा एयोटा से कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया। यहाँ से मैंने इन दोनों का क्या किया, 2 को एलसीएम बनाया और नामिनेटर जो उनको ऐड अप कर दिया। ऐड करने से मुझे मिलेगा 72 जी प्लस 2 जी बार बाई 2, 2 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 36 जी प्लस जी बार। एफ ऑफ जी मुझे ये मिला है। अब देखें इस फंक्शन में आपके पास जी बार इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जी बार इन्वॉल्व हो गया तो आप ये कह देंगे कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक नहीं है, इस वजह से क्योंकि इसके लिए हम पहले तफसील से बात कर चुके हैं। एक और प्रॉब्लम है कि एफ ऑफ जी अगर आपका एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो वो एफ ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब एफ ऑफ जी हमें पता है यू प्लस योटा वी होता है। एफ ऑफ जी जो है एनालिटिक है, तो एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है। एनालिटिसिटी हम चेक ही ऐसे करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने देखना होता है उस पॉइंट पे जिस पे हम एनालिटिसिटी चेक कर रहे होते हैं और उसके नेबरहुड पॉइंट पे। तो अगर ये गिवन है हमें कि फंक्शन एनालिटिक है, तो मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा सफिशिएंट कंडीशन से। ठीक है, तो चूँकि एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी, और साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है। अब क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ये लिखा हुआ है एनालिटिक फंक्शन का जनरल जो है, जबकि प्रॉब्लम में गिवन है कि ये ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो के। जब ये ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल कर लिया। अब फंक्शन एनालिटिक था तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स हमें पता है पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई के इक्वल होता है, तो ये भी ज़ीरो होगा, और पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के इक्वल होता है, ये भी ज़ीरो होगा। तो हमें पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई भी ज़ीरो मिला, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई जो है ये भी ज़ीरो मिला। इसका मतलब क्या है कि यू और वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वो भी ज़ीरो है, और यू और वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव वो भी ज़ीरो है। मतलब क्या है कि यू भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है, जिस वजह से इनके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई जो है वो ज़ीरो में रहे हैं। तो यहाँ से शो हो रहा है कि यू और वी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी इनमें एक्स और वाई का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यू और वी दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों से जो हम फंक्शन जनरेट करेंगे वो भी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अल्लाह हाफिज़।